हेलो, वेलकम टू डिफेंस विद दिशा। 10 मिनट्स डेली पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज में हमने अब तक 2024 के एंड 2023 के दोनों सीरीज के पेपर सीरीज 1 एंड सीरीज 2 के पेपर सॉल्व कर लिए हैं और मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। सीरीज 2 2022 के पीवाईक्यूज आज हम सॉल्व करेंगे और लास्ट लेक्चर में भी 2-3 क्वेश्चंस बच गए थे, वो भी इस लेक्चर के एंड में सॉल्व करेंगे। एंड एज द रिचुअल इज कि सबसे पहले हम लक्ष्मीकांत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम बुक के बाहर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया भी था। Which one of the following best describes the electoral system to elect the president of India? Proportional representation and single transferable vote system. अच्छा, ये ऑप्शन जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये किसके लिए है? किसके इलेक्शन के लिए है? हमारे ऑनरेबल पीएम के इलेक्शन के लिए ये वाला ऑप्शन है और इसका आंसर तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है सॉल्व करवाने की भी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि पिछले लेक्चर में और उसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की लिस्ट बहुत बार बताई है और पिछले लेक्चर में तो हमने फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21A के बारे में बहुत बात की थी। तो ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्टली 86th अमेंडमेंट इसका आंसर है और ये 83, 84, 85, 86 आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं। अब ये सारे जो अमेंडमेंट्स हैं ये आपके लक्ष्मीकांत के बुक में नहीं है। बाकी जो मतलब ये 84th अमेंडमेंट तो है लक्ष्मीकांत के बुक में, बट ये 83rd और 85th नहीं है। ये सारे अमेंडमेंट्स आई कैन एक्सप्लेन टू यू, बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम के लिए बस ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत इजीली आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था आर्टिकल 21A से रिलेटेड, तो ये एग्जाम में पूछ लिया। बाकी मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ चारों ऑप्शंस। डोंट गेट कंफ्यूज, बस सुन लेना। आपके एग्जाम के लिए तो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था जो पूछा था। ये 83rd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये एससी रिजर्वेशन से रिलेटेड था। पंचायत इलेक्शंस अरुणाचल प्रदेश के, जब वहां पे एससी रिजर्वेशन हटा दिया गया था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में मोस्टली एसटी कैटेगरी के लोग थे, 100% थे, तो एससी कैटेगरी का कोई था नहीं, तो वहां इस रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने वहां से रिजर्वेशन हटाया। ये 83rd अमेंडमेंट एक्ट था। 84th अमेंडमेंट एक्ट क्या था? 84th अमेंडमेंट एक्ट डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड था। इट फ्रोज द कंस्टिट्युएंसीज till the next census after 2026, which was almost scheduled to 2031. डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? कंस्टिट्युएंसीज को फ्रीज करने का क्या मतलब होता है और ये कंस्टिट्युएंसीज कहाँ की थी, मतलब लोकसभा और स्टेट दोनों की थी वो। तो ये सब अगर आपको नहीं भी पता है, टाइम है, आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं है तो आपके एग्जाम में मुझे इतना डिटेल कहीं पूछते हुए दिखाई नहीं दी यूपीएससी, तो इट्स ओके। और 85th अमेंडमेंट एक्ट ये क्या था? हाँ, ये कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी से रिलेटेड था, अगेन रिजर्वेशन से रिलेटेड। सो इतना आपको समझने की जरूरत है नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन आपको पता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? एग्जैक्टली जो हमारे पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, 2 हाउस है, ठीक उसी तरह हमारे स्टेट में भी लोकसभा की तरह होता है एक, जिसको हम कहते हैं विधान सभा, और राज्यसभा की तरह हमारा विधान परिषद होता है। आप ऐसे समझ लो, ये विधान परिषद। विधानसभा के मेंबर्स को हम एमएलए कहते हैं, विधान परिषद के मेंबर्स को हम एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा हाँ, इसको विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं और विधानसभा को हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों हाउसेस हर स्टेट में नहीं होते। हमारी कंट्री में सिर्फ कितने स्टेट्स में है? ये सिर्फ 6 स्टेट्स में है और यूटीज में तो कहीं नहीं है। ठीक है, अब ये कौन कौन से स्टेट्स हैं मैं आपको जल्दी से याद करवा देती हूँ सो दैट आपको याद रहे एग्जाम में और आप इसे भूलें नहीं। कौन से 6 स्टेट्स है? अगर हम इसको 2-2 स्टेट्स के बैच में याद करेंगे ना तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। एक तो यूपी एंड बिहार, अगल बगल के स्टेट्स हैं। दूसरा
महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अगेन अगल बगल की ये भी स्टेट्स हैं। उसके बाद एक आपका आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। ये दोनों भी अगल बगल के ही स्टेट्स हैं, तो आप दो दो बैचेस में याद कर सकते हो इसको। यूपी बिहार, देन महाराष्ट्र कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये 6 स्टेट्स हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कहीं लिख के स्टिकी नोट्स वगैरह में आप रख लो, सो दैट आपको याद रहे। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ऑप्शंस सॉल्व करो, क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्टली 1, 2, 3 एंड 4 सारे करेक्ट। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड यूपी। बाइकैमरल लेजिस्लेचर से रिलेटेड यहाँ पे भी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इजी सा क्वेश्चन है। सेकेंड चैम्बर्स चेक द फर्स्ट चैम्बर्स एंड प्रिवेंट मेजोरिटेरियन रूल। करेक्ट। डिस्पोटिज्म को प्रिवेंट करता है। इट चेक्स द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये भी सही है। सेकेंड चैम्बर्स कैन एक्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, हाँ सही है। इट ऑफन एक्ट्स एज ए चेक ऑन डेमोक्रेटिक रूल। अरे डेमोक्रेटिक रूल पे चेक क्यों चाहिए भाई? डेमोक्रेसी में तो डेमोक्रेटिक रूल ही चाहिए ना, पार्टिकुलरली व्हेन द मेंबर्स आर नॉट। नहीं, डेमोक्रेसी में तो हमें डेमोक्रेटिक रूल ही चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है एंड दिस इज द आंसर। सेकेंड चैम्बर चेक्स द फर्स्ट चैम्बर्स। ये सारे सबका मतलब क्या है? मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत या बाइकैमरलिज्म से जो भी हमें फायदा है वो क्या है? यही है कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसीजंस लेती है उन सबका एक बार रिविजन हो जाता है एक तरीके से, और डेस्पोटिज्म और मेजोरिटेरियन रूल प्रिवेंट होते हैं ये। और वो लोग बेसिकली देखते हैं कि हाँ माइनॉरिटीज और जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के डिफरेंट इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं, तो उन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के डिफरेंट इंटरेस्ट्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, जैसे राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, यहाँ पे भी गवर्नर नॉमिनेट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ मेंबर्स को, जो कि अपने अपने फील्ड में काफी एमिनेंट लोग होते हैं, तो वो भी रहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो उसका भी फायदा मिलता है। वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। Now next question, in which one of the following states has the president's rule been imposed most number of times? अब ये क्वेश्चन का आंसर तो आप बताओ। आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, अपना आर्मी ऑफिसर वाला दिमाग यूज करो और इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से सॉल्व करो। ये है तो वैसे बुक में भी गिवन है टेबल, लेकिन आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। सॉल्व कर लिया? एग्जैक्टली सही आंसर है आपका, आंसर है मणिपुर। सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल इन सारे स्टेट्स में 4 ऑप्शन है, तो कहां पर होगा? यहाँ पे मणिपुर आंसर। अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहां से, ऐसे कौन से स्टेट्स है जहां पर प्रेसिडेंट रूल कभी लगा ही नहीं आज तक? 0 टाइम लगा है, कभी नहीं लगा। आपको पता है कौन से स्टेट्स है? एक है छत्तीसगढ़ और एक है तेलंगाना। ठीक है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कभी भी प्रेसिडेंट रूल आज तक नहीं लगा, यही 2 स्टेट्स ऐसे हैं। और सबसे लंबे टाइम तक प्रेसिडेंट रूल कहां लगा था? आप कौन से स्टेट में लगा था? गूगल करके देख लो। जम्मू कश्मीर, पंजाब और पौंडीचेरी, ये 3 स्टेट्स हैं जहां पर बहुत टाइम तक प्रेसिडेंट रूल रहा है अब तक। और किस स्टेट में सबसे ज्यादा रहा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो, ये वाला जो है, द यूज ऑफ इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स इफेक्ट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? अगेन अभी लक्ष्मीकांत में इसका भी आंसर है, पर ये हम लोग जनरली इतना याद करते नहीं है, पर ठीक है, ये क्वेश्चन भी बुक से ही है। द electoral photo identity card was use of electoral photo identity card by election commission was started in the year 1993। एक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई गेस वक्त लगेगा नहीं, अगर आपको आंसर पता है तो बताया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस एट शेड्यूल, पहले शेड्यूल वाला देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेड्यूल एंड कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको, जब आपने एनडीए की प्रिपरेशन की होगी, अगर की होगी तो आपको ये सारे शेड्यूल्स तो अच्छे से याद होंगे। सॉल्व कर लिया क्वेश्चन? अब इसके ट्रिक देखते हैं।
बहुत पुरानी ट्रिक है सारे शेड्यूल्स को याद करने की। आई एम श्योर कि आपको भी ये ट्रिक पता होगी। फर्स्ट शेड्यूल का क्या है? ये टेरिटरी से रिलेटेड होता है, ये एमोल्यूमेंट से रिलेटेड होता है, और ये अफर्मेशन एंड ओथ से रिलेटेड होता है थर्ड शेड्यूल आपका। देन ये राज्यसभा से रिलेटेड होता है, और ये शेड्यूल एरिया से रिलेटेड होता है, ट्राइब्स और शेड्यूल एरिया से रिलेटेड टीयर्स। और आगे क्या था? ऑफ, यहाँ पे देखते हैं ये किस चीज से रिलेटेड है, अदर शेड्यूल एरियाज, अदर शेड्यूल एरिया से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्या है? फेडरल लिस्ट। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसके बाद लैंड। वैसे मैं इतना लिख रही हूँ, ये आप गूगल से भी बहुत इजीली ये ट्रिक सर्च करके और इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टिकी नोट्स पे कहीं पे आप लगा लो, अगर आपको याद नहीं है तो। वैसे तो आपको याद ही होगा आई एम श्योर, लेकिन अगर याद नहीं है, किसी को याद नहीं है, तो फिर आप इस ट्रिक से इजीली याद कर सकते हो। और ये म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड है, पंचायत और म्यूनिसपैलिटी लास्ट में। हाँ, सो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म फर्स्ट शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन। नहीं, ओथ और अफर्मेशन कहाँ है? ये हमारा थर्ड शेड्यूल में। तो इसका आंसर अगर यहाँ पर अगर थर्ड शेड्यूल होता तो करेक्ट होता। यहाँ पे थर्ड शेड्यूल क्या लिखा है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। सो राज्यसभा कहाँ पर है? यहाँ है, यानी कि फोर्थ शेड्यूल है, तो ये भी गलत है, यहाँ पे फोर्थ होना चाहिए था। प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का फिफ्थ शेड्यूल करेक्ट है। नाइन्थ शेड्यूल क्या है? ये तो लैंड से रिलेटेड होता है। यहाँ पे अच्छा देख भी लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट में नाइन्थ शेड्यूल कहाँ है? यहाँ देखो लैंड से रिलेटेड है। Provisions related to the administration of tribal areas in certain states. So ये नहीं है, ट्राइबल एरिया से रिलेटेड वाला ये नहीं है। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? थर्ड। क्वेश्चन क्या पूछा है? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेड्यूल एंड कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका है, सो ध्यान देना, आप कंफ्यूज होकर गलत नहीं करना है। यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेड्यूल एंड कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। पेयर्स कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? सो यहाँ से आप थर्ड मत टिक कर देना, यहाँ पे पेयर्स देखना कितने करेक्ट मैच है। एक ही करेक्ट मैच है, तो यहाँ पर ए आंसर होगा फर्स्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 8 शेड्यूल वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा था। 8 शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज का था, यहाँ लिस्ट में हमने देखा। Which one of the following languages was added to the 8th schedule by a constitutional amendment in 1967? इसका आंसर है सिंधी। अब एक बात बताओ, 8 शेड्यूल में कितने सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आज के टाइम पे 22 लैंग्वेजेस है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। लेकिन जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी ना, उस टाइम पे 14 ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस 14 ही थे। बाद में अमेंडमेंट्स होते गए और आज की डेट में हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। अब ये बहुत थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहा है, सो लेट मी क्लियर दिस, कि यहाँ पे 3 बार ये अमेंडमेंट्स हुए थे। तो मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ कौन कौन से अमेंडमेंट में कौन कौन से लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। ओके, एक बार हुआ था 21st अमेंडमेंट, जहां पर ये सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद एक बार हुआ था 71st अमेंडमेंट, जहां पर कोंकणी और मणिपुरी, एक सेकेंड, कोंकणी यही है ना? हाँ, कोंकणी मणिपुरी, मैं स्पेलिंग में कंफ्यूज हो रही थी कोंकणी की। सो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये सारे लैंग्वेज। ये ध्यान देना, देखो नेपाली लैंग्वेज भी है ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट में हमारे यहाँ, तो ये कंफ्यूज मत होना ये सोच के। नाउ 92nd अमेंडमेंट के थ्रू भी 3 लैंग्वेजेस आए थे, नहीं 4 लैंग्वेजेस आए थे एक्चुअली, बोडो, डोगरी, संथाली, और एक लैंग्वेज था मैथिली। ठीक है, ये आप याद रख लेना ये पॉइंट्स। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
21st अमेंडमेंट से सिंधी लैंग्वेज आई थी, 71 से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 92 से बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ अच्छा, ये एक मॉड्यूबल वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन वाला। सो उससे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? Under Article 21A of the Constitution of India, the state shall provide free and compulsory education to all children up to the age of 11 years. क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो पहले, क्योंकि आर्टिकल 21A देख के तो पहले ही मुझे लगा कि यार ये तो आप खुद से सॉल्व करो ये क्वेश्चन। खैर, इसमें और भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स भी हैं, पढ़ लो एक बार खुद से। पढ़ लिया? अब साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज गॉट एब्सोल्यूट पावर अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया to manage its own affairs in matters of relation. Only religious and linguistic minorities find mention in Article 30 of the Constitution in reference to the right to establish educational. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, या आर्टिकल 30 सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से ही रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अचानक से क्यों बोला, क्योंकि एक बार मेरे एग्जाम में भी आया था, तो वो मैंने एग्जाम में जब ये आया उसके बाद से मुझे ये याद रहा कि सिर्फ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से ही रिलेटेड है। ये वाला तो करेक्ट है। क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? अच्छा, करेक्ट नहीं पूछा है, हाँ, तो फिर तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। पार्लियामेंट कैनॉट एम्पावर इवन बाय लॉ any court other than the Supreme Court of India the power to issue writs within local limits of its jurisdiction. पहले तो ये स्टेटमेंट देखते ही आपको पता चल जाएगा कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा और किसी भी कोर्ट को रिट इशू करने का पावर नहीं पार्लियामेंट दे सकती है। हमें तो पहले से पता है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट्स इशू करती है, और ये आर्टिकल्स मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पता नहीं कितनी बार बताए है ना। लेकिन एक बात और है कि ये कोर्ट्स तो इशू करती हैं, लेकिन पार्लियामेंट को ये पावर है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो कोई लॉ बना के किसी भी कोर्ट को रिट्स इशू करने का पावर दे सकता है। लेकिन पार्लियामेंट ने अब तक ये पावर किसी और कोर्ट को नहीं दिया है सिवाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। और ये वाले जो पावर है पार्लियामेंट की, वो भी आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही आती है कि पार्लियामेंट लॉ बना के किसी भी कोर्ट को पावर दे सकता है रिट्स इशू करने के। लेकिन पार्लियामेंट ने आज तक कभी ऐसा किया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी और को रिट इशू करने की परमिशन नहीं है। लेकिन ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि पार्लियामेंट कैनॉट एम्पावर एनी कोर्ट, और उसके बाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र है, तो आप ऐसे भी इसको रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि हाई कोर्ट भी तो इशू करती है, हमें पहले से पता है। अच्छा, तो ये दोनों ऑप्शन हमने देख लिए, फर्स्ट और सेकंड देखते हैं। अंडर आर्टिकल 21, हाँ, यहाँ पे ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 11 ईयर्स। 11 नहीं है, 14 ईयर्स तक के बच्चों की बात के लिए ये आर्टिकल 21A है। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। Every religious denomination has got absolute power under Article 26 of the Constitution of India to manage its own affairs in matters of relation. रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? एब्सोल्यूट पावर की बात कर रहा है। एब्सोल्यूट पावर जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी नहीं देना चाहती। एब्सोल्यूट पावर से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट भी है। वेट, ये कोट पढ़ो। All power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely by Lord Acton. And this is so true, है ना? That's the reason कि हमारी गवर्नमेंट किसी को भी एब्सोल्यूट पावर, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी एब्सोल्यूट पावर कन्फर नहीं कर सकता, और वो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, राइट? सो हाँ, तो ये क्या था? एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज गॉट एब्सोल्यूट पावर। हाँ, तो इन रिलीजियस डिनोमिनेशंस के जो राइट्स होते हैं ना, वो अनरिस्ट्रिक्टेड तो बिल्कुल नहीं होते, और इनको ध्यान रखना होता है किस चीज का? पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना होता है इनको, मॉरलिटी का भी ध्यान रखना होता है, एंड हेल्थ से रिलेटेड भी। तो अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि द राइट्स अंडर आर्टिकल 26 आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ, एंड द स्टेट कैन रेगुलेट एज वेल एज रेस्ट्रिक्ट any economic, financial, political and other religious practices। अगर स्टेट को लगता है कि कुछ मतलब
कुछ ऐसी इनकी प्रैक्टिसेस हैं जो पब्लिक ऑर्डर या मॉरलिटी या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, तो स्टेट फिर रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इनके पास कोई भी, इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के पास कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर नहीं है। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी बिल से रिलेटेड। पहले हम मनी बिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो मनी बिल होता क्या है, पहले ये बताओ। मनी बिल हम किस बिल को कहते हैं? अगर कोई बिल है विच इज रिलेटेड टू टैक्सेस, अब इससे रिलेटेड बहुत सारा है कि टैक्स को ऐड करने से है, कि टैक्स को चेंज करने से, मतलब एबॉलिश करने से है, कि इम्पोजिशन से है, कि रिमिशन से है, या रेगुलेशन से। बट आप शॉर्ट में समझो, मनी बिल अगर टैक्स से रिलेटेड कुछ है तो मनी बिल, या फिर अगर यूनियन गवर्नमेंट की बोरोइंग से रिलेटेड कुछ है, यूनियन गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके वो जो पैसे कहीं से उधार लेती है गवर्नमेंट, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ है, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ है, या फिर कंटिजेंसी फंड से रिलेटेड। कंटिजेंसी फंड क्या है? वही इमरजेंसी वाला जो फंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सो मतलब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ है, टैक्स हो गया, बोरिंग होगी, और कुछ बचा क्या? एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड गवर्नमेंट की अगर कुछ है तो मनी बिल है। क्या क्या है? टैक्स है, बोरोइंग है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, और एक ये एक्सपेंडिचर। ओके, ये एक्सपेंडिचर वाला शायद आपको पॉइंट क्लियरली यहाँ दिख नहीं रहा होगा। सो वैसे तो सारे पॉइंट्स ऐसे मैंने लिख दिए हैं, चलो कोई बात नहीं। एक्सपेंडिचर, इसमें आपको बोल के तो ये सारे पॉइंट्स बता ही दे रही हूँ, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। वैसे अब से मैं क्लियर लिखूंगी। अच्छा, अगर कोई बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, ये कौन डिसाइड करता है? मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, ये डिसाइड करने का काम हमारे लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर का है। और लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं कि बिल मनी बिल है या नहीं। और ये जो डिसाइड कर देते हैं कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो वो डिसीजन फाइनल होता है, फाइनल डिसीजन होता है। ये सुप्रीम कोर्ट में जाके या फिर प्रेसिडेंट के यहाँ भी जाके उस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते। जो स्पीकर ने कह दिया कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो वो डिसीजन फाइनल होता है। अच्छा, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्स का मैंने आपको बोला कि अगर टैक्स से रिलेटेड है तो मनी बिल है, लेकिन अगर ये टैक्स किसी लोकल बॉडी ने या लोकल अथॉरिटी ने इम्पोज किया है फॉर लोकल पर्पजेस, फॉर लोकल पर्पजेस, तो उस बेसिस पर मनी बिल नहीं कह सकते कि टैक्स है तो मनी बिल है। नहीं, अगर लोकल बॉडी ने इम्पोज करा है लोकल पर्पजेस के लिए तो वो मनी बिल नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखना, प्लीज याद रखना, क्योंकि टैक्स वाला मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि लोकल बॉडी ने अगर कोई टैक्स लगाए तो उस बेसिस पे मनी बिल नहीं होता है। और हाँ, अगर कोई फाइन से रिलेटेड या पेनाल्टीज से रिलेटेड कोई एक्ट है, कोई बिल है, तो उसको भी आप मनी बिल नहीं कह सकते। ये 2 पॉइंट है। अच्छा, एक पॉइंट और था, फीस से रिलेटेड। अगर फीस से रिलेटेड है, लाइक द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंसेस और फीस फॉर सर्विसेज रेंडर, लाइसेंस से रिलेटेड फीस या फिर सर्विसेज से रिलेटेड फीस, तो वो भी मनी बिल में नहीं आता है। 3 पॉइंट्स है, एक लोकल बॉडी से रिलेटेड टैक्स, एक फाइन पेनाल्टी से रिलेटेड और एक फीस से रिलेटेड। ये तीनों मनी बिल में नहीं आता है। ये पॉइंट्स आपकी बुक में भी है, चाहो तो बुक में भी पढ़ लेना, नहीं तो यहाँ से भी मैंने आपको बता दिया है, याद रखना। अब इसके बाद मनी बिल के जो पार्लियामेंट में मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़ते हैं। पहले इसको क्लियर करते हैं। मनी बिल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद मुझे लगता है ये लेक्चर आधे घंटे का हो जाएगा। सो इस लेक्चर में एक क्वेश्चन बच जाएगा और पिछले लेक्चर के 2 या 3 क्वेश्चन बचे थे, वो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, या फिर एक 10 मिनट का अलग से लेक्चर बना के ये जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो कवर कर लेंगे। अब मनी बिल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल से रिलेटेड। मनी बिल पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं मनी बिल की, ठीक है। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। इसको सिर्फ एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते, ये नहीं कि कोई भी मतलब प्राइवेट मेंबर वगैरह नहीं, सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, और वो भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद, ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। ओनली प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन का
केस होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर ये बिल राज्यसभा में भी भेजा जाता है। तो जब ये राज्यसभा में भेजा जाता है ना, तो इट रिक्वायर्स अ सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर व्हेन दिस बिल इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा। जब इसको लोकसभा से हम राज्यसभा की तरफ भेजते हैं तो इट रिक्वायर्स सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर। तो एक पॉइंट ये बताया कि इंट्रोड्यूस लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, सिर्फ मिनिस्टर ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर ही, मतलब पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना होता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इंट्रोड्यूस करने से पहले, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है कि लोकसभा से राज्यसभा में जब इस बिल को भेजा जाता है तो स्पीकर की सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट और राज्यसभा से रिलेटेड है, वेट लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। हाँ, तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट राज्यसभा में भेजा जाता है। अब जब राज्यसभा में इस बिल को भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास क्या पावर्स हैं? राज्यसभा इस बिल को, अगर देखो, राज्यसभा इस बिल में चाहे तो कोई रिकमेंडेशन दे सकती है, कुछ एडवाइस दे सकती है। राज्यसभा चाहे तो कुछ रिकमेंड कर सकती है। अगर राज्यसभा रिकमेंडेशंस के बिना भी वापस भेजना चाहे लोकसभा में भेज सकती है, पर मैक्सिमम 14 डेज तक ही उसको, इस बिल को राज्यसभा रोक सकती है। पर राज्यसभा इस बिल को कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि रिजेक्ट कर दे या फिर मतलब मना कर दे इस बिल। हाँ, ये है कि रिजेक्ट नहीं कर सकती, इस बिल को वापस उसको लोकसभा के पास भेजना ही है। रिजेक्शन का पावर राज्यसभा के पास नहीं है, या तो रिकमेंडेशन के साथ भेजे या विदाउट रिकमेंडेशन भेजे। और मैक्सिमम 14 डेज तक जो भी डिसीजन ले रहा है राज्यसभा, इसको बिल को 14 डेज तक ही रोक के रख सकती है। अब चूंकि राज्यसभा के पास रिजेक्शन का पावर नहीं है, तो फिर ज्वाइंट सिटिंग की तो बात ही नहीं है ना। जब इनके पास रिजेक्शन का पावर ही नहीं है तो ये इस बिल से, मतलब इस बिल को अप्रूव करें या ना करें, ज्वाइंट सिटिंग का कोई केस नहीं बनता है। लोकसभा, अगर सिर्फ लोकसभा ने इस बिल को अप्रूव कर दिया है, अगर लोकसभा ने इस बिल को अप्रूव कर दिया है या कि एक्सेप्ट कर दिया है, तो इस बिल को हम प्रेसिडेंट के यहाँ, मतलब पार्लियामेंट में ये बिल फिर प्रेसिडेंट के यहाँ भेज दिया जाता है। अगर ये बिल लोकसभा में डिफीट हो गया, अगर ये बिल लोकसभा में डिफीट हो गया, मतलब कि लोकसभा ने ही मनी बिल को रिजेक्ट कर दिया, तो भाई ये तो, मतलब अगर ऐसा हो जाता है ना, तो फिर गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाता है। गवर्नमेंट रिजाइन कर देती है ऐसे केस में, क्योंकि मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। मनी बिल, एक तो आपको सिर्फ कहा गया है कि लोकसभा में ही अप्रूव कराना है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में तो ऑलरेडी मेजोरिटी होती है, गवर्नमेंट तो मेजोरिटी से बनती है ना, तो मनी बिल तो डेफिनेटली पास हो जाना चाहिए। अगर नहीं पास होता है तो गवर्नमेंट रिजाइन कर देती है। और अब जब प्रेसिडेंट के पास ये मनी बिल पहुंच गया, अब जब ये मनी बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, तब क्या होता है? प्रेसिडेंट इस मनी बिल को या तो अप्रूव कर सकते हैं या तो फिर ये रिजेक्ट कर सकते हैं। दोनों पॉइंट्स इनके पास ऑप्शन है, लेकिन ये मनी बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, रिकंसिडरेशन अलाउड नहीं है। अच्छा, राज्यसभा का मैंने बोला ना कि अमेंड नहीं, रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसके साथ एक और पॉइंट है कि अमेंड भी नहीं कर सकती, तो ये भी याद रखिएगा। मुझे याद आया कि वहां पे मैंने लिखा नहीं था। राज्यसभा रिजेक्ट भी नहीं कर सकती मनी बिल को, और साथ में साथ अमेंड भी नहीं कर सकती। सिर्फ सजेशंस दे सकती है, सजेशन कह लो, रिकमेंडेशन कह लो, सिर्फ ये कुछ रिकमेंड कर सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती, अमेंड भी नहीं कर सकती, रिकमेंड कर सकती है, और वो भी मैक्सिमम 14 डेज तक ही होल्ड कर सकती है। मैक्सिमम इसके पास 14 डेज होते हैं ये डिसाइड करने के लिए। सारे पॉइंट्स कवर हो गए मनी बिल से रिलेटेड यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनी बिल इज नॉट करेक्ट? मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स।
हाँ ये तो करेक्ट है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, हाँ बिल्कुल सही है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज द सोल एंड फाइनल पावर in deciding whether a bill is money bill or otherwise, correct? Council of States has no power to discuss the money bill, ये वाला इनकरेक्ट है। डिस्कस करने का तो है ना पावर, तभी तो रिकमेंड करती है, तो ये वाला आंसर गलत है। बाकी सारा सही है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। नॉट करेक्ट पूछा था, डी इज द आंसर। अब एक क्वेश्चन और बच गया, एक क्वेश्चन कहाँ गया कुछ, एक क्वेश्चन और था, हाँ ये कमिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। 2023 वाले लेक्चर में भी एक कमिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था और दो एक रिट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के चक्कर में उसका आंसर आपको बताना भूल गई थी। सो और एक और कोई क्वेश्चन था उसमें, तो 3 क्वेश्चन वो थे और एक ये 4। आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है। सो नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे।